Okay, so today we are going to do type the writing task 2. ठीक है, writing task 2 करेंगे. तो writing task 2 में क्या है, we have different set of essays. Okay, we have different set of essays. तो हमारे पास क्या है, अलग अलग सेट है सारे essays के, कि जो जो essay हम करेंगे. अब if you see here online, can you see? Yes, sir. Okay, if you see here, I have written certain numbers, right? After every हर एक जो है ऐसे के टाइप के बाद में यहाँ पे एक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो these numbers are known for the number of paragraphs. ठीक है जी, नंबर ऑफ पैराग्राफ. अगर आप देखो यहाँ पे 5 लिखा है, नॉर्मली इसमें 4 और 5 होते हैं. 4 पैरा ऐसे भी बन सकते हैं, 5 पैराग्राफ ऐसे भी बन सकते हैं. ठीक है, क्लियर? अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं? अगर मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेज आर देयर, व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर? 7. 7. It says the first one is argumentative, that is whether to agree or disagree. So do you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree? इन दोनों में फर्क समझते हैं, ठीक है? There is a difference between these two. If I talk about this one, do you agree or disagree? This means he is directly asking you कि क्या आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट एक्सटेंट, जब ये वर्ड यूज होता है ना एक्सटेंट, इसका मतलब होता है लिमिट. इसका मतलब होता है लिमिट. तो वो ये कहते हैं कि आप कितने लिमिट तक एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. तो दोनों में जब हमें जस्टिफाई करना होता है ना अपना पोजीशन, तो बहुत तरीके से करना होता है. पहले वाले में डू यू एग्री और डिसएग्री, उसमें लिमिट का कोई चक्कर ही नहीं. बट जो सेकंड है उसमें लिमिट का एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें टाइम लग ही जाता है. ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें टाइम लग ही जाता है. अब उसको कैसे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, उससे पहले सारे ऐसे समझते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं. आज का क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. नाउ द सेकंड क्वेश्चन टाइप इज डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. इन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में दो व्यूज होते हैं. ठीक है, कितने? दो व्यूज होते हैं, और उन दो व्यूज के ऊपर आपको अपना ओपिनियन देना होता है. Some people think this, while others believe this and this and this. So discuss both the views and give your opinion. तो इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है. What are the advantages and disadvantages? Do the benefits outweigh the drawbacks? यानी कि क्या बेनिफिट जो है वो ड्रॉबैक से ज्यादा है? आउटवे मतलब किसी का किसी पे भारी होना. ओके, किसी का किसी पे भारी होना. द नेक्स्ट वन सेज इज इट मोर पॉजिटिव और नेगेटिव? इज इट मोर पॉजिटिव, क्या वो ज्यादा पॉजिटिव है या क्या वो चीज ज्यादा नेगेटिव है? तो इसके ऊपर हमें कोई ना कोई एक उसने पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा. क्लियर? नेक्स्ट वन सेज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, कॉजेस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, एंड क्वेश्चन बेस्ड एसेज. मिक्स्ड होते हैं ये, मिक्स्ड, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्वेश्चन बेस्ड जैसे आने के. ठीक है जी. अभी आई एम गोइंग टू शो यू अ क्वेश्चन व्हिच वाज रिपोर्टेड इन अगस्त ओनली, जिसे आई गेस 7 अगस्त को रिपोर्ट किया गया था कि टेंटेटिवली ये पेपर में आया है, बट जुलाई में भी आया था शायद से ये, और जून में भी आया था. तो आई एम प्रीटी अनश्योर कि कौन से वाला इज क्वाइट करेक्ट. विल सी टू इट. अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को भी? No, sir. No, sir. अब आगे चलते हैं. इस चीज को समझ लो बस. 5 पैरा और 4 पैरा, 4 पैरा एंड 5 पैरा स्ट्रक्चर. जब 4 पैरा स्ट्रक्चर लिखना है आपको, सो यू नीड टू राइट वन इंट्रोडक्शन,
with 2 body paragraphs and a conclusion. राइटिंग टास्क 1 में मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ में डिटेल्स होती है, बट सिर्फ राइटिंग टास्क 1 और 2 में एक फर्क है, दैट इज अबाउट कंक्लूजन. इसमें कंक्लूजन होता है, उसमें ओवरव्यू. कंक्लूजन क्या होता है, सार, निचोड़. ठीक है, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है ना? बस फिर एक लगा के रख, वो भी कुछ बोलेंगे तो वो भी सुने. इसे कहते हैं कल, सॉरी, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. ठीक है, ये दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं. इनके आइडियाज हो सकते हैं हमसे अलग, राइट, वी नेवर नो, क्योंकि सबका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग होता है. अब जैसे हमारा दोस्त लक्ष्य है ना? लक्ष्य कैसा है? सर मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ. चलो, अब हमारे पास में क्या है, इंट्रो में, बॉडी पैराग्राफ्स में और कंक्लूजन में हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी राइट, जो कि 250 वर्ड्स का टारगेट बने. अब सर हमें तो 250 वर्ड्स लिखने हैं, क्या हमें 250 से नीचे, मतलब नीचे लिख सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं. 250 से नीचे तो लिखने की कोशिश करना मत. सर अगर ऊपर लिख दे, जैसे 300 लिख दे, चलेगा, 300 लिख दोगे चलेगा, बट जनरली क्या होता है, चांसेस होते हैं 280 या 290 के बाद अगर लिखते हैं ना, तो चांसेस होते हैं हम ऑफ ट्रैक हो सकते हैं, ऑफ टॉपिक हो सकते हैं. कल मैंने टास्क अचीवमेंट बताया था ना, तो उसमें हमें मार्क डाउन मिल सकता है, हमें उसमें कोई ना कोई हो सकता है कि वो हमें शायद मार्क डाउन कर दे. अब क्या है, इफ यू कैलकुलेट दिस 40 to 45 words of introduction with 80 to 90 and 80 to 90 body 1 and body 2, so 90 and 90 is 180, 45 and 45 is 90, 90 and 180 is 270 words, right? How much is it? 270 words. Whereas 80 and 80 is 60, 40, 40, 80. So क्या हुआ? 200 and कितना हुआ? 14. नहीं, ये हो गया तुम्हारा 14, 40, 80. 8 into 3 is 24. So see, कितना डिफरेंस आ गया ना? कितना डिफरेंस आ गया भाई? 8 या 24 होता है, 8 into 3 is 24. तो 40 plus 40 is 80, 60 and 240 हो गया ना, 6 8 14 होता है. इसलिए मेरे दोस्त, ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखने की है कि आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं. इज इट क्लियर? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ? Yes, sir. क्या हुआ साने, यू आर नॉट फीलिंग गुड? No, sir. तेरी आवाज बहुत लो आ रही है बेटा. चलो आगे चले. 5 पैरा स्ट्रक्चर में दिस इज द आइडियल वर्ड लिमिट ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ, सॉरी ईच पैराग्राफ. ठीक है, आइडियल लिमिट इतना आपको लिखना ही लिखना है. क्लियर? क्लियर एवरीवन? स्मिथ क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. Just give me a quick moment to start the question. Okay. So, as I said, the word extend, sorry, that's a typing error. Okay. To what extent do you agree or disagree? Right? Some people believe, अब क्या है कि आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, if I talk about from some
till adults. मनप्रीत, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हेलो मनप्रीत, Yes, sir. इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सम से लेके एडल्ट्स तक है? लक्ष्य, what do we call this particular part बेटा? लक्ष्य, सर कुछ कहते तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया। सान्या, मतलब भी मेन पॉइंट ही हुआ ना, इसके ऊपर ही हमें बताना है जो भी बताना है। बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मींस वन पार्ट इज एसे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। okay, and this particular part is known as essay क्वेश्चन आंसर। question. Okay, clear है दोस्तों? ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज essay statement and the other part is essay question. Okay, और आयल्स का रूल है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या। ठीक है जी। So now here the question says to what extent do you agree or disagree? इसका मतलब क्या है कि एक आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट पे हमें जस्टिफिकेशन और डिस्कशन करना है। अब मैंने कहा कि जो ऐसे होता है ना, ऐसे रिवॉल्व्स अराउंड यू, ये अगर आप हो ना, ठीक है, तो जो ऐसे है ना वो आपके चारों ओर घूम रहा है। अब अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सम पीपल बिलीव दैट यंग पीपल who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. ये कोई मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो वहां का तो नहीं है ना, है तो यहीं का, और हमारे चारों ओर रिवॉल्व करता है। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, राइट। और हमें इलैबोरेट क्या करना होता है बच्चों, सम से लेके जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, हमें इसी को इलैबोरेट करना होता है, इसी को हमें डिटेल में लिखना होता है, इसी के ऊपर हमें अपना अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट प्रोवाइड करना है। समझ रहे हो इस चीज को? यस सर। यस सर। पक्का? एक मिनट Yes, बच्चा, ऑनलाइन वाला एक मिनट रुको, ऑफलाइन तीरथ 1% भी डाउट होगा तो पूछ ले कर दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। निकुल, श्रद्धा, प्रियांक, स्मित, जयदीप पे स्मित है, स्मित है ना? हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? फिर ठीक है। चलो, अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। अब आप लोग इस स्टेटमेंट को पहले अपनी नोटबुक में लिखो सारे। राइट डाउन द स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। Screenshot not allowed. Online. Write it in your notebook, please. लक्ष्य चीता नहीं बनना। आज लिसनिंग बी है ऑनलाइन। हेलो, क्या सर? देखा आज लिसनिंग भी करवानी है मैंने, और Okay, आज sir. आउटलाइनिंग ली है। आउटलाइन होती है, कई बार ये देखा होगा, टेबल होते हैं बड़े से, उसमें सिर्फ आउटलाइंस दी होती है, किसी किसी कोई ट्रिप की आउटलाइन होती है या कोई भी ऐसी आउटलाइन होती है, और वो जनरली मिस करते ही करते हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन वो बताने लगता है, इतने में वो दूसरी शुरू कर देते हैं। So there are chances that we miss those outlines. तो हम आज आउटलाइन करेंगे। How's the weather there in Delhi, people? सर बेकार है सर, गर्मी हो रही है। भाई तुम लोग तो एसी में रहे होंगे ना? सर बाहर जाना पड़ता है। कैसे कह रहे बेचारा, सर बाहर जाना पड़ता है सर।
सर लिख लिया क्वेश्चन। Okay. Baldev, question like Sheti. Baldev, declare. Baldev. चलो guys. सर माइक ऑन करो तेरा। मैं भी करा भरा तेरा माइक ऑन कल है आज तो भाई जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ऐसा कोई चक्कर नहीं। चलो ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ एक पूरा सॉरी आई वाज ट्राइंग टू कन्वे एवरीथिंग इन पंजाबी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो एंटायरली क्या है कि आपके सामने आपका पूरा का पूरा एक सैंपल आंसर है। इट इज अ 4 पैराग्राफ आंसर। ठीक है, अ 4 पैराग्राफ आंसर है। सो आई वांट यू ऑल टू फर्स्ट रीड दिस एंटायर पेज। इस पूरे पेज को रीड करो। डू इट प्लीज। ऑनलाइन यस सर। प्लीज रीड दिस पेज। ओके सर।
चलो रेड पढ़ लिया पूरा? तो एक वर्ड का मतलब बता दो। कौन सा बेटा? सर बॉडी वन के अंदर वो जो थर्ड लाइन में है टू एपिटोम, वो क्या है? अच्छा, सो ये लिखा हुआ है बच्चा, थर्ड लाइन है ना, टू एपिटॉम। सो एपिटॉम बेसिकली क्या होता है कि किसी एक टाइप का ना बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल, ओके, जैसे ऊपर लिखा है ना टू बी प्रिसाइज, यस सर। तो टू बी प्रिसाइज क्या हो गया? टू द पॉइंट। जो Yes, ये sir. वाला पोर्शन है ना, ये प्रिसाइज हो गया। फिर ये एपिटोम जो है, एपिटोम का मतलब होता है कि किसी भी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ओके सर। चले आगे। टू एपिटोम टीनेजर्स में फिजिकली ग्रो अप एंड लुक लाइक। चलो ये पढ़ लिया आप लोगों ने सारा? मनप्रीत, लक्ष्य? यस सर। चलो क्या हो गया, तेरा गला खराब हो गया? नहीं सर, हाँ सर, थोड़ा सा तो बेसिक निकला। चलो अब जो बेसिक मुझे वो मिला इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन था नाउअडेज टीनेजर्स कमिट सीरियस क्राइम्स। ठीक है, नाउअडेज टीनेजर्स कमिट सीरियस क्राइम्स एज अडल्ट्स व्हाइल सम पीपल ओपाइन। अब जो ये वर्ड है ना बेटा ओपाइन, ओपाइन का मतलब होता है बिलीव। ठीक है, ओपाइन, OPINE, इसका मतलब होता है बिलीव, बिलीव विश्वास। ठीक है जी, दैट यंगर शुड बी पनिश्ड इन द सेम वे एज एडल्ट्स इफ दे डू सीरियस क्राइम। I would argue that treating both young and mature lawbreakers equally may have adverse मतलब उल्टा, ओके, adverse यानी कि खराब इफेक्ट हो सकता है उस पे। adverse, adverse पहले लिख ADVE, लिख लिया? ठीक है, सो एडवर्स मतलब कि हार्मफुल किसी चीज के लिए, अनफेवरेबल, गलत, राइट। अब इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। नाउअडेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे राइटिंग जो होती है ना, वो भी एक वोकैबुलरी की गेम है। ठीक है, कैसे? अगर हम बात करें नाउअडेज, तो नाउअडेज बन गया these days। नाउअडेज क्या बना? these days। टीनेजर्स का सिनोनिम क्या आया यहाँ पे? ऑनलाइन वालों, टीनेजर्स का सिनोनिम क्या डाला हमने? एडोलसेंट। बेटा जुवेनाइल्स। ठीक है, जुवेनाइल्स एज यंग एज एडोलेसेंट्स। तो जुवेनाइल्स एज यंग एज, कहा गया एडोलेसेंट्स। जो एडोलेसेंट है ये टीनेजर्स जो यंगर होते हैं, जो छोटे होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज होता है एडोलेसेंट्स। जो टीनेजर से भी छोटे होते हैं। हाँ नहीं, टीनेजर्स से छोटे बेटा, जो बिलो द एज ऑफ 18 होते हैं ना। तो हम वो बिलो दी 18 तो टीनेजर्स होते हैं। मुझे समझ नहीं आया। कल वाला ऐसे किया था? कल मैंने किया था? कल मैंने ऐसे नहीं कराया ना तुम्हें। कर आपने टास्क 1 वाला करवाया था। हाँ वही, सॉरी, टास्क 1 करवाया था ना। यस सर। ठीक है, तो टास्क 1 में एक उन्होंने एज दी हुई थी 14 से लेके 25 या 24 थी शायद। ठीक है, तो वो यंग एज थी, बट 14 अगर हम बात करें, जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनकी एज इज 13 to 19 इयर्स। यस सर। ठीक है, उनकी एज इज 13 to 19 इयर्स, और 19 इयर्स से ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एडोलेसेंट्स। क्लियर? ओके सर। मतलब जो एडोलेसेंस होती है ना, जो एडोलेसेंस जो एक वर्ड है, दैट वर्ड इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग इनटू एन एडल्ट। वो ट्रांजिशन टाइम जो होता है जब बच्चा टीनेजर से एडल्ट बनता है, तो जो टीनेजर्स होते हैं वो एडोलेसेंट से छोटे होते हैं। ठीक है बच्चा? यस सर। ओके।
अब आगे क्या है, while some people opine that younger should be punished, और उसको यहाँ पे हमने कैसे चेंज किया है, I would suggest, क्योंकि आपको अपना पोजीशन भी तो देना है ना, इसमें आपको अपना पोजीशन भी तो बताना है ना यहाँ पे, I would argue, तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, I would suggest that treating young and older lawbreakers, तो जो committing crimes को इन्होंने एक वर्ड दिया है, उसके लिए यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ बेटा, हेलो, लॉ ब्रेकर्स। लॉ ब्रेकर्स, ठीक है, लॉ ब्रेकर्स हमने उसके लिए यूज कर लिया। लॉ ब्रेकर्स इक्वली मे हैव अनइंटेंडेड consequences, मतलब एक होता है इंटेंशनली, एक होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, अनइंटेंशनली मतलब बिना जाने, ठीक है, तो उनको consequences का पता नहीं है, बट वो कमिट करते हैं, वो लॉ ब्रेक करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर अदर्स हु होल्ड द ओपिनियन, डिस्पाइट द फैक्ट, उस फैक्ट के अलावा, that there are others who hold the opinion that younger offenders, offenders कौन होंगे, criminals, criminals, ठीक है ना, लॉ ब्रेकर्स, क्रिमिनल्स। लक्ष्य, मनप्रीत बेटा आप लोगों को बोलना पड़ेगा बोलने के लिए, नो सर। सर ये मैंने बोला था। अच्छा सॉरी लक्ष्य, तेरे को बोलना पड़ेगा, एक तो यार ये मनप्रीत तो सामने में, दोनों की आवाजों में मैं कंफ्यूज रहता। चलो, despite the fact that there are others who hold the opinion that younger offenders should be punished in the same manner as adults if they commit the major offense, offense किसका synonym है, crime का, टाइम। okay, offense किसका synonym है, crime, ठीक है जी। उससे अगला जो है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस है, जैसे जुवेनाइल्स को हमने यहाँ पे माइनर्स कर रखा है, ठीक है, these days कॉमा, अब याद रखना जब आप इंट्रोडक्शन को शुरू करोगे और उसमें आज का मेंशन करना है या कोई भी है, जैसे कल मैंने बताया था ना कि अगर ओवरव्यू शुरू करोगे, प्रोबिंग फर्दर लिखोगे तो कॉमा डालोगे, वैसे ही अगर नाउअडेज these days आएगा तो इसके बाद में कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट होगा। उससे क्या पता चलता है, उससे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, these days कॉमा minors are committing terrible crimes as if they were adults, minors, अब वो minors कौन है, those who are below the age of 18 years, clear, are committing, हाँ तो यहाँ पे वर्ड क्यों आया, कौन सा बेटा, अगर जैसे यहाँ पे माइनर्स आर कमिटिंग लिखा है तो फिर वर्ड क्यों आया आगे, क्राइम्स एज इफ दे वर adults, वो कमिटिंग कर रहे, वो कमिट, वो जो है क्राइम्स कमिट कर रहे हैं जैसा कि वो एडल्ट्स हो, तो फिर इसमें आर क्यों नहीं आया, as if they are adults, these minors are committing terrible crimes as if they were, देख बेटा अगर एक्सेप्शन में लेना तो एक्सेप्शन में ले सकते हैं, ठीक है, तो आर ही आ रहा दोनों है, लिख सकते हैं सर, दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, वैलिड है बेटा, ठीक है। I would argue that treating lawbreakers of any age, whether they are young or old, अगर आप इस वाले उसको पढ़ोगे ना पैराग्राफ को, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आपने बात करी है इंट्रोडक्शन। आपको कौन सा लगता है, तीनों में से कौन सा इंट्रोडक्शन ऑनलाइन आपको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला बहुत बेसिक है चचा, उसमें वर्ड्स देख कितने कम है, उसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट वो लाइन अच्छी लग रही है। अच्छा, और जो ये लास्ट वाला है, these days minors are committing terrible crimes as if they are adults or were adults, I would argue that treating lawbreakers of any age, whether they are young or old, equally may have unintended consequences. While there are those who believe that young or younger offenders should be punished in the same ways as adults if they commit a serious crime.
There are others who believe that this should not be the case. तुम्हारा पूरा का पूरा जो है इंट्रोडक्शन pretty clear है इसमें। सर बड़ा घुमा के दे रखा है लेकिन है तो देखो घुमा के दिया हुआ है। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट यार पहली दो लाइनों में ना मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें पहली दो लाइनों में ना उन्होंने सीधे सीधे क्लियर कर दिया कि भाई मेरा स्टैंड ये है। देखो इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे बड़ा वो क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, आपको क्लियर करना होता है। ठीक है, आपको क्या क्लियर करना होता है कि भाई मेरा स्टैंड ये है कि मैं इसकी तरफ और या फिर इसके लिए ये सोचता हूं और ये मैं इसके बारे में मानता हूं, बल्कि दूसरे जो है वो ये मानते हैं। सिंपल सी चीज है। वही इन्होंने थर्ड, मुझे थर्ड अच्छा लगा। देखो सबका अपना अपना ओपिनियन, मैं उसके लिए कोई वो नहीं करता। क्लियर है जी? यस। ऑनलाइन क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. क्या हुआ, नींद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं सर। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करना, ये जरा ऑफलाइन एक बच्चे को डोज चाहिए। 1 मिनट। हाँ हाँ जी, चले बॉडी पैराग्राफ पे। अच्छा, आज ना मैंने एक चीज जो है ऑनलाइन जब मैं आई वाज स्टडीइंग अबाउट समथिंग, तो आई गॉट टू नो एंड मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत वैलिड सी चीज लगी। काफी टाइम पहले इस बारे में बात शुरू हुई थी कि जरूरी नहीं कि आप हर बॉडी पैराग्राफ में एग्जाम्पल दो। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है? जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर यू गिव एग्जाम्पल इन द बॉडी पैराग्राफ्स। यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट बिना एग्जाम्पल दिए क्लियर हो सकता है तो करो, अगर नहीं होता तो एग्जाम्पल दे सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? मैंने ट्राई करा हुआ है ऐसा। हाँ होता है बेटा, क्योंकि देखो जनरली तो हो जाता है, बट वही होता है कि कभी कभार हम दे भी सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अपेरेंटली देयर आर सम रीजन व्हाई आई डिसएग्री विद दिस नोशन। नोशन का मतलब आइडिया, सोचना, सोच, नोशन, NOTION, स्टेटमेंट, राइट? At the top of that is children are not enough mature. To be precise, they are too young to fully understand that their criminal acts lead to potential consequence. To epitome, teenagers may physically grow up and look like adults, but they are not mentally mature to evaluate their decisions wisely. Furthermore, some of adolescents indulge in bad activities due to their peer pressure. Peer pressure मतलब, peer pressure का मतलब सर फ्रेंड्स के दबाव में Friends आके। के pressure. फ्रेंड्स का हो गया, उनसे बड़े हो गए, थोड़े से एज है ना, उनके थोड़े बड़े हो गए, उनके सीनियर्स हो फ्रेंड गए, सर्कल। फ्रेंड सर्कल हो गया, ठीक है? peer pressure, right? Thus there are not enough capable, thus there are not enough they are, sorry, not there, they are not enough capable to control their emotions and aggression. As a result, they execute humiliation. इसका मतलब सिंपल है, they commit crime. Clear? ये Yes, जो sir. पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसका मतलब सिंपल है कि they commit crimes. Right? Understood people? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। उसके मैंने नीचे दोनों टाइप्स दे रखे हैं, वो बाद में आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे चलते हैं, और जो भी व्हाट्सएप पे लगा हुआ है प्लीज व्हाट्सएप छोड़ दो 2 मिनट के लिए, बाद में बातें में मार लेना। पता कौन नहीं लगा? सर कौन कौन लगा हुआ है ये तो पता नहीं। हाँ, लक्ष्य जो हंसता है ना अक्सर वही फंसता है। समझ आई? अब क्यों चुप हो गया? सर मैं नहीं चुप हुआ। नहीं नहीं, जो जो अक्सर क्या कहते हैं हंसता है ना बेटा वही फंसता है। सानिया, it was you now who laughed just now? No, sir. मनप्रीत हंसी थी? हाँ जी. हाँ Okay. जी सर। I missed the laugh of Jasdeep यार। जसदीप होती थी जो हम हंसे, जो हमारी हंसी छूटती थी ना सानिया, वो अलग लेवल होती थी। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ऑन द अदर हैंड, तो एक टॉपिक सेंटेंस दे दिया, ऑन द अदर हैंड मतलब स्टार्टिंग दे दी, कॉमा, जैसे हमने टास्क वन में भी लिखा था। अप्रूविंग द सेम कोड ऑन जुवेनाइल्स, अप्रूविंग द सेम कोड, इसका मतलब उन्होंने बहुत सिंपल सा लिया, जजमेंट का, डिसीजंस का, ठीक है। On juvenile means that they have to spend their life in prison instead of reformatory schools. अब juveniles कौन थे? 13 से 19 साल के बच्चे, 13 से 19 साल के बच्चे juveniles थे। अगर उनपे भी डिसीजन सेम कोड की तरह होगा तो उनको कहाँ रहना पड़ेगा? प्रिजन में रहना पड़ेगा। उनके तो बच्चों की जेल देखी, हमारे वहां पे, हमारे घर के पास है, तो मेनली उनको उन स्कूल्स में नहीं रहना पड़ेगा, वो सीधे प्रिजन में रहेंगे। चांसेस क्या होंगे? वो कहते हैं ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, राइट। अगर हम उस एग्जाम्पल को यहाँ पे ले, वो बच्चा प्रिजन में चला गया क्राइम करके, मान लो भाई उसने, तीरथ ने प्रियांक का खून कर दिया, तीरथ जुवेनाइल है, ठीक है, तीरथ को रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजने की जगह हमने भेज दिया प्रिजन में, तो तीरथ के मन में वो गुस्सा रहेगा कि मुझे उस स्कूल में नहीं भेजा जहां मैं ठीक हो सकता था। चांसेस क्या है अब कि तीरथ और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएगा, वो हो सकता है कि बड़ा क्रिमिनल बनना शुरू कर दे, राइट। Moreover, rehabilitation is a vital process for the younger ones. Rehabilitation का मतलब होता है कि उनको दोबारा से रिफॉर्म करना, उनको ठीक करना, right? Therefore, rather than sending them to prison where serious criminals are living, अब ये तो है नहीं कि भाई कोई जुवेनाइल था उसको प्रिजन में भेज दिया, ठीक है, अब अंदर गया है तो उसामा बिन लादेन भी अंदर ही बैठे जहां पे उसको भेजा है। अब तुम्हें क्या लगता है जब वो बाहर निकलेगा तो क्या कहेगा? तो बाहर आते ही सीधे पहले तो जेल ही उड़ाएगा, कहेगा लाओ भाई बम लाओ, मैं तो जेल ही उड़ाऊं। कहने का मतलब है कि वो खराब ही होगा, अंदर ठीक तो होने वाला नहीं है। Where they can continue their studies, कहां पे? रिफॉर्मेटरी स्कूल्स में, ठीक है। For instance, मतलब for example, in young age pupils are not enough mature, it will teach them the positive aspects. कौन teach करेगा उनको positive aspects? Reformatory school. Exactly. जो ये schools है ये उन्हें जो है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की लाइफ को पॉजिटिवली जीना चाहिए, छोड़ दो बुरे काम, कुछ नहीं रखा। Their mindset will change automatically. Also their negative thoughts will be exchanged with the positive ones. तो basically उन्होंने किसका जो है उन्होंने पॉजिटिव साइड दिखाया यहाँ पे? प्रिजन का या रिफॉर्मेटरी स्कूल्स का? रिफॉर्मेटरी स्कूल्स का, ठीक है। तो अग्रीमेंट उन्होंने किधर दिया है? सॉरी, डिसएग्रीमेंट दिया है या अग्रीमेंट दिया है? डिसएग्रीमेंट दिया है। डिसएग्रीमेंट, ठीक है जी। चले आगे, लास्ट, टू कंक्लूड, I oppose the view as young have to do the same punishment as adults when they carry out severe violations. Violations का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक करना, किसी भी रूल को तोड़ना, ठीक है, वो वायलेशन होती है। Although offspring perpetrate crimes, मतलब offspring perpetrate crimes क्या होंगे? क्या समझते हो? कुछ बिल्कुल एक अलग सा वर्ड है,
ठीक है, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना 13 से 19 साल के बच्चे, दे आर कंसीडर्ड टू बी, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, सिनोनिम यूज करते हैं हम, तो ऑफस्प्रिंग भी आता है। परपेट्रेट मतलब उनके द्वारा किए गए मतलब गलत काम, ठीक है। इट इज नॉट द करेक्ट मेजर टू मिटिगेट दिस इशू as they are not enough mature to control their thoughts, उनके ऊपर इस चीज को implement नहीं करना चाहिए, hence they can suffer from psychological problem if would sent to jail। अगर उन्हें जेल भेज दिया गया तो वही बात होगी जो मैंने लास्ट में कही, वो पगलैट होके बाहर आएंगे। बाहर आते ही सबसे पहले किसको मारेंगे वो, या तो उस वकील को या जज को। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वाला पढ़ लो। यस सर। हाँ, तू बात ही कर ले पहले फोन पे ना। सर मेरे अब ये हो जाओ सर, मेरा तो फोन साइलेंट था उस टाइम पे, मैंने कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, फिर मैंने छोड़ कोई नहीं। तो इतना स्माइल करके क्या बोल रहा है, तो ये बता पहले। सर ऐसे ही मैं हंसता रहता हूँ बस। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे को? ठीक है, जो सदमा सुदमा तो नहीं लग गया है? नहीं सर ठीक यार है। एक तुम्हारे गौरव सर है ना, बड़ी जबरदस्त अपडेट डालते हैं। क्या सर? मैं क्या, गौरव सर तुम्हारे बड़ी जबरदस्त अपडेट डालते हैं, मतलब उनका वो जो मैंने देखा आज, जिस हिसाब से उसने वो डाली हुई थी, क्या कहते हैं इसको, स्टोरी डाली हुई थी व्हाट्सएप पे, ओए होए भाई कत्ल जय The जहर video है। थी, फोटो थी। फोटो थी, वीडियो तो वैसे डालता ही है, वो जो वीडियो डालता है वो तो अलग लेवल होती है भाई। ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस ऐसे कुछ। स्टॉक कर रहा है लक्ष्य। सर नहीं नहीं, स्टेटस डालता तो दिख जाता ना। चलो, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अब चले वापस स्पीकिंग पे, ओ सॉरी लिसनिंग पे, ठीक है। Yes, sir. नहीं वो मतलब कई बार है ना, वो वीडियो गाना तो बड़ा ऐसे तड़कता भड़कता लगा होता है, उसके पीछे उसकी वीडियो समझ भी नहीं आ रही होती कौन से लिए वो अल्ट्रा स्लो है या अल्ट्रा फास्ट है। वो मोस्टली वॉकिंग ही होती है। हाँ, और वॉक भी भाई अपना लैपटॉप का बैग लेके ऐसे फैलाता हुआ। तो कौन सा है गाना, एक मिनट में सुनाता हूँ कौन सा गाने में है वो। इट आई समटाइम फील लाइक इट इज दैट सॉन्ग। हाँ ये वाला। सर बलदेव कह रहे मैनू अनम्यूट करो क्लास तो। ओ यार मैं अनम्यूट ही तो है बलदेव। बलदेव मैं तो मेरे पास राइट नहीं है भाई। बलदेव कोई प्रॉब्लम तेरे एंड से है दोस्त, मैंने तो अनम्यूट कर रखा है तेरे को। अच्छा ये वाला सॉन्ग है, ये वाला। अरे यार व्हाट एम आई डूइंग, मैं फोन पे क्यों चला रहा हूँ when I have this, what do we call this, Chrome। मुझे कई बार ही लगता है कि ये वाला सॉन्ग चलना चाहिए भाई के लिए, उसके बैकग्राउंड में दिस वन। आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी, आई बेग योर This is the exact phase when he do sometime, कभी वो बालों को ऐसे छेड़ रहा होता है, कभी ऐसे बैग ऐसे हवा में लहरा रहा होता है। मैं लिटरली कह रहा हूँ, एक दिन मैंने फोन करके बोला था, मैंने कहा सर बहुत अच्छा गाना है, मैं शेयर करूँ? फिर मुझे आया, मैंने कहा अगर मैंने शेयर कर दिया ना, इनने मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। चलो यार कुछ भी है, बंदा बहुत जेन्युइन है ना, वो यंकी बंदा सही है, दिल लगा के रखता है सबका स्टोरी लगा के। हाँ तो स्टोरी मेरा दिल लगा रहता है यार, स्टोरीज देख देख के बंदा, मेरा तो मूड बहुत खराब हो जाता है। वो सिर्फ स्टोरीज पे ही है सर।
वो मुझे भी पता है। मेरे साथ तो मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, एक दिन ना हमारी सबकी डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, ऐसी ऑनलाइन मीटिंग थी। वो यार चुपी ना हो, चुपी ना हो, चुपी ना हो, चुपी ना हो। मैंने पता क्या करा, मेरी बारी आई ना, फिर ये बोल पड़े। मैंने फिर यही बोला, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं, एक बार ना जनाब को बोल ही लेने देते हैं। मैंने कहा एक बार जनाब को बोल ही लेने देते हैं। ओहो वो दिन और आज का दिन है, जितनी बार मैं मीटिंग में कभी बेचारा पहले नहीं बोला मेरे से। चलो स्टार्ट करें। Yes, sir. आज हम लोग बार बार नहीं सुनेंगे ऑडियो को, एक ही बार सुनेंगे और आंसर्स लिखेंगे, ठीक है? प्लीज Yes, आप sir. लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, तो सॉरी म्यूट कर लो। An event occurred in 1996 over a period of 3 days that attracted considerable attention at the time and led to a new find in Mungo National Park, which is the focal point of the Willandra Lakes World Heritage Area in New South Wales, Australia. I talked to Alan Moore, the organizer of this trip, about his experience. Alan, what was the purpose of your trip? Well, as you know, I love the outback and lead tours of people wanting to go into more remote parts of the country. However, I thought it was time for me too to have a holiday. So I packed up my family and we went to Mungo National Park. Why did you choose this location? It holds a record of Aboriginal life stretching back over 40,000 years. And of course, I wanted my young kids to be amazed by the main feature of the park, the remarkable Walls of China, as they're called, where wind and water erosion have exposed this long history. I see. What was the weather like? It was unusual for that time of year. The rain was just one continual downpour after another. We were always soaked to the skin. So we decided to cut our holiday short and only stayed 3 days in the end. However, it was eventful. The obvious problem was to get back to the nearest town, a small place called Burunga. But the dirt roads out there are always impassable after rain, so we settled down for a long, wet wait in the park. We didn't really mind because the scenery was so interesting. However, the kids wandered away without our noticing, and eventually we realized they must be lost. So we used our two-way radio to contact the park rangers and the police, and a helicopter was sent. Luckily, the kids were found within a few hours, but they'd made an important discovery. Good afternoon. I'm glad you all found your way here. Now I'd like Dr. Wallace to introduce us to the Arboretum. Good afternoon. Although at first glance the Arboretum may look like a park, it is a research and teaching facility that also provides a place for people to develop a positive relationship with nature. When the University of Wisconsin-Madison purchased the land, mostly during the 1930s, much of it bore little resemblance to its pre-settlement state. Instead, it had been turned into cultivated fields and pastures that had fallen into disuse. The university's Arboretum Committee decided early on to try to bring back the plants and animals that had lived on the land before its development. Though they may not have anticipated it at the time, the committee's foresight resulted in the Arboretum's ongoing status as a pioneer in the restoration and management of ecological communities. In focusing on the re-establishment of historic landscapes, particularly those that predated large-scale human settlement, they introduced a whole new concept in ecology, ecological restoration, the process of returning an ecosystem or piece of landscape to a previous, usually more natural condition. Madison was a fast-growing city in the 1920s. Fortunately, some leading citizens recognized the need to preserve open space for Madison's residents. Most of the Arboretum's current holdings came from purchases these civic leaders made during the Great Depression. In addition to inexpensive land, the Depression brought a ready supply of hands to work it. Between 1935 and 1941,
crews from the Civilian Conservation Corps were stationed at the Arboretum and provided most of the labor needed to begin establishing ecological communities within the Arboretum. Efforts to restore or create historic ecological communities have continued over the years, with the result that the Arboretum's collection of restored ecosystems is not only the oldest, but also the most extensive such collection. In addition to these native plant and animal communities, the Arboretum, like most arboreta, has traditional collections of labeled plants arranged in garden-like displays. These horticultural collections, featuring trees and shrubs of the world, are the state's largest woody plant collections. Now, Bill, what's your main concern? Well, what really gets me down at present is that the exams are coming up and I don't feel confident. I know you've spent a lot of time preparing, so let's look at the actual exam itself. No matter how much preparation you do, it doesn't really count if you don't plan how you will time yourself to ensure you get to answer all the questions. Usually there will be some guide on the exam paper that will tell you the relative importance of each question, its contribution to your total mark. I see. So if I feel organized at the start, I can be more confident. Exactly. So once you've worked out an overall plan, and this can be done quickly, you need to make sure you know what each question is asking you to do. As a marker, I know what answers I expect to a question. Then you need to address the question, not just write down what you know and hope the marker will appreciate the hard study you've done. Yes, that's important. I can see that markers are looking at the questions, not trying to guess what we know. Yes. And the third point to keep in mind is that even if you know the topic well, you should leave time to go back and check your work for content. There may be an important point you have missed, or not explained as much as you wanted to. And at the same time, you can look for errors, including any obvious ones in grammar. Okay, thanks. It's really simple in many ways, isn't it? Good morning. Today we'd like to talk with Mr. Schumacher of Kaiser Farms. Mr. Schumacher, what is in ginseng that makes it so special? Thanks. The key elements in ginseng are the active ingredients known as ginsenosides. All true ginseng products on the market contain a certain percentage of ginsenosides, and a number of factors determine how much. The age of Wisconsin ginseng when harvested plays a major role in determining the natural level of ginsenosides. Tests have shown that the older the plant, the higher the ginsenoside content. 5-year-old Wisconsin ginseng plants have had ginsenoside levels as high as 20%. As a family operation, one of our strategies in producing the highest quality product available is to only harvest 4- and 5-year-old roots. The majority of Wisconsin ginseng harvested is 3 years old. The reason for this is that the expenses to care for and the possibility of disease increase as the plants become older. By limiting the amount of ginseng that we plant each year, we are able to provide the necessary attention and care to produce the highest quality 4- and 5-year-old roots. Good morning.
Today we'd like to talk with Mr. Schumacher of Kaiser Farms. Mr. Schumacher, what is in ginseng that makes it so special? Thanks. Guys, इसका audio is not fine, I guess. इसका audio ठीक नहीं है. This is exercise number 5. है ना? इसका audio is not fine. Just give me a moment. Let me just correct the audio. Too much travelling, or simply Insomnia is a sleep disorder. We all have trouble sleeping from time to time. That's not really insomnia. Insomnia is when you are regularly not getting enough sleep, or perhaps not getting a satisfying sleep. If either of those situations applies to you, then you could have insomnia. However, don't go running to your doctor for medication just yet. Insomnia is often a lifestyle disease, and pills from a doctor will not help unless you deal with the underlying causes of your insomnia by changing your lifestyle. For example, some people suffer from insomnia before something stressful, like exams or a job interview. They cease to suffer from insomnia after the event. Insomnia can be caused by domestic factors, such as lighting, noise, and lack of privacy. It can also be caused by occupational factors, such as working irregular hours. A particular problem for transport and health workers, overworking, usually 70+ hours a week, too much travelling, or simply high stress at work. Insomnia is more likely to occur as we get older, and symptoms include not being able to fall asleep, waking regularly during the night, and not being able to get back to sleep, waking up early, and not feeling refreshed after a night's sleep. Insomnia can also cause problems during the day, such as feeling tired and lethargic, wanting to sleep, difficulty concentrating, and irritability. We all need different amounts of sleep, so it is not the length of sleep that determines insomnia, but the quality of sleep. Primary insomnia means that the sleep problem is not directly linked to any other health problem. Secondary insomnia means that the sleep problem is caused by another condition, such as depression, arthritis, stress, pain, worry, a serious illness, or medication. Acute insomnia is a short-term problem, whereas a longer-term problem is known as chronic insomnia and is usually diagnosed when a person cannot sleep at least 3 times a week for a month or longer. As you are aware, doctors may prescribe some painkillers or sleeping pills, particularly in cases of illness or physical discomfort, but for chronic insomnia, the underlying condition that is causing the problem needs to be treated. As I said before, this usually involves a change in lifestyle. Relaxation techniques have been proven to be extremely useful to people suffering from insomnia. It is important to relax before going to bed. Some relaxation techniques and alternative therapies, such as Tai Chi, meditation, and massage, may also be beneficial in getting a good night's sleep. Another thing that insomniacs should do is pay particular attention to what they eat and drink, and when. Don't eat a heavy meal late in the evening. Avoid alcohol and stimulants like cola and coffee before going to bed. Have herbal tea or fruit juice instead. One of my favourite suggestions is to drink a cup of chamomile tea with a little honey in it before bedtime. Delicious! Although exercise is obviously good for your health,
don't exercise just before bedtime. Exercise tends to stimulate the mind and the body. At the beginning of the talk, I mentioned light and noise. Make sure your bedroom is dark and quiet. Also make sure that it is at the right temperature for you, not too hot or cold. Go to sleep at the same time each night and get up at the same time each morning, with no naps during the day. Follow a relaxing routine as much as possible and wind down before sleep by, for example, reading a book or listening to music. Take a warm bath after exercise or before bedtime, adding a few drops of lavender essential oil. It sounds luxurious, and it is. Finally, a word to all you smokers out there. Reduce the frequency with which you light up, particularly in the evening. So, Bob, how many people have said that they're coming on the company picnic? Well, Cindy, we've got 35 definite and another 10 probable. Shall we say 50? I think so. And we've fixed the date for... The 26th, the last Sunday in August. Great. I hope the weather's good. Should be. Now, we have to decide where to order the food from and what kind of things we want. Right. What's our budget? We've decided to go for £10 a head for food and £5 a head for drinks. OK, I got some pamphlets from caterers. What do you think? The most important thing is to make sure that there's a variety of food. We don't want people complaining that they don't like anything. We also don't want food that could deteriorate in the sun. Ice cream, that kind of thing. You've seen these pamphlets. What do you think? Well, I thought Paris Kitchen looked good. The price almost exactly meets our budget, and they seem to have a good variety. I don't know. A friend of mine used them for her company and wasn't impressed. Really? What exactly didn't she like? Well, the food. She said the food was good, but not quite the variety they'd expected. The drinks included some wine, which was apparently not very good. Oh, well, perhaps we need to consider this one, company caterers. Looks a bit pricey. Mind you, I've heard that they are very good. Let me check the price. Yes, £12 a head for food. That's more than our budget. Do you think we could get a discount? Let's see if it says anything in the pamphlet. Yes, they do offer a discount for groups of more than 30. 10%. Does that help us? 10% off £12. It's still more than we budgeted for. Hey, look at this one. Celebrations. It's a new company. I asked a few people about them, but no one has any ideas. Well, let's see. £9 a head for food and £5 a head for drinks. That's fine. What kind of food do they have? It says here that they just provide cold meals for picnics. Well, that's okay. And they include vegetarian dishes. We do have some vegetarians to take into consideration. Well, it looks good to me. The only problem is their lack of experience. I mean, it's a bit of a risk, isn't it? Yes, if the food's no good, we'll look incompetent. Ah, look here. It says that we can visit their premises and try some of the dishes they offer. You mean we might get a free lunch? Shall we call them and arrange to go and see them? OK, which day? How about tomorrow? No, we've got that meeting. The day after tomorrow, Thursday. Good. Time? 11? Good. Right. What's their phone number? 28653479. We also need to ask them whether they can deliver straight to the picnic site, don't we? Yes, I don't think that'll be a problem though.
I mean, it's on the outskirts of the city, but it's not too far away. Does the price include delivery? It doesn't say, but the other companies include it, so they should. If they don't, our budget still allows us to pay a small fee. Good afternoon, everybody. My name is Sally Miller, and I'm here to offer you some advice on legal matters whilst you are studying at this university. Happily, most international students complete their courses without running into any serious legal problems. But if you do find yourself involved in a legal dispute of any kind, ask for help. There are two options. First, contact the students' union or welfare officer. Even if they cannot help you directly, they should be able to advise you where to go for help. The second possibility is to contact the Citizens Advice Bureau in your area. You can find them in the local telephone directory. They will be able to recommend a solicitor if you need one, and tell you if there is a local law centre providing free legal advice. They will also be able to tell you whether you can claim legal aid to help pay for any court and legal fees. Let me give you some basic information about the police. The police have the power to stop and search anyone who appears to be behaving in a suspicious manner. If you are arrested for any reason, even if you know it to be a wrong reason, remember a few very important things. 1. Don't be aggressive. 2. Do not try to bribe the police officer. 3. If you are arrested by plainclothes police officers, ask to see some form of identification. 4. Give your true name and address if the officer asks you to. Lying to the police is a criminal offence. 5. Do not sign any statement until you have received advice from a solicitor. There is always a solicitor on duty at every police station. 6. You will be entitled to make one telephone call. If you use this call to telephone a friend, urge your friend to contact someone from your university or from the Students' Union and get advice about what you should do next. If you find yourself in trouble with the police, it is very important to get professional advice. Contact any of the following: your university welfare officer, the Students' Union at your university, your local Citizens Advice Bureau, a local law centre. If you are found guilty of an offence, it could seriously damage your position as an international student, so be sure to ask for help as early in the process as possible. Remember, obey the local laws. The laws here may not be quite the same as in your own country. Here are a few examples of actions that are illegal here. It is against the law to possess offensive weapons. For example, knives, guns, chemical sprays used for personal defense. Even women are not allowed to carry sprays or other deterrents to protect themselves against possible assault, except for rape alarms. Possess or supply hard or soft drugs. Disturb the peace. This is called disorderly conduct. This means that you can be arrested for being too noisy or rowdy. A few words about drinking. In this country, it is perfectly acceptable for adults to drink alcohol in moderate amounts. For many people, drinking is an established part of their social life. Going out for a drink is how they relax or spend time with friends. If you go to a party or visit people at home in the evening, your host will probably offer you a drink. Often, a lot of university social life can revolve around drinking, especially for undergraduates. Do not be surprised if people arrange to meet in a bar, or if events are held in a pub. But you are not obliged to drink alcohol if you do not want to, even if you are in a pub or at a party where everyone else is drinking. You can always ask for a non-alcoholic drink instead. And if you feel uncomfortable going to places that serve alcohol, explain this to your friends.
there are lots of other places where you can meet. If you do choose to drink, remember that you should never drive a motor vehicle after drinking alcohol. It is dangerous, and the police can impose serious penalties on you. Also, remember that being drunk in public is not acceptable either, and the police can arrest you for it. Drugs and alcohol can cause serious problems. Let me repeat that in this country it is illegal to use drugs, except under medical supervision. But if you do use illegal drugs and you develop a problem, there are organisations you can contact. Contact your students' union or your student counsellor. Anyone over 18 years old can legally buy and consume alcoholic drinks in this country. But if you think you might be drinking too much, get help and advice from your student counsellor or your doctor. Again, there are special organisations that can help you with drug and alcohol problems. Contact them. बहुत ज्यादा लंबा हो गया ना ये वाला। Yes, sir. नींद आ गई तुम्हें? Yes, sir. चलो, शुक्र है सोए नहीं। चलो आंसर्स चेक करो और फिर भाग जाओ, दिखना मत मुझे कोई भी। क्या बात है बंदे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाग जाओ। I'll send you guys the PDF, ठीक है? मनप्रीत, Okay, sir. Okay. मनप्रीत, हाँ जी सर। अब सही था, लंबा सेशन। ਸਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ 2 ਪੈਸੇजेस, ਉਹਦੇ ਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ 20 ਆਏ, ਇੱਕ ਚ 29। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ 3:30 ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, 3:30 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਆਫ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਔਨ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਿਹਾ।